ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने थ्योरम प्रूफ करा था कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, तो अगर डोमेन में एक सीक्वेंस है जो एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो कोडमेन में सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन होगी और वो एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगी। ऐसा कल हमने पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेट्रिक स्पेस में फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो प्रिजर्व रहती हैं। मतलब जो डोमेन में अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कोड मेन में भी प्रिजर्व रहेंगी अंडर मैपिंग एफ। तो देखो वो लिखा है, द continuous मैपिंग ऑफ वन metric स्पेस इनटू अनदर आर precisely those which send convergent sequences into a convergent sequence। क्लियर हुई बात? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस को इसने इधर भेजा तो ये भी क्या रही, कन्वर्जेंट ही रही। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि विच प्रिजर्व कन्वर्जेंस। कब करेगा प्रिजर्व? जब एफ आपका कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगी। चलो, ये तो हो गया कल वाली बात। आज जो है हम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, और स्टूडेंट इस थ्योरम का बहुत जगह यूज होने वाला है। अभी हम मैट्रिक्स स्पेसिस पढ़ रहे हैं, आगे टोपोलॉजी पढ़ेंगे। टोपोलॉजी में भी ये बहुत बार यूज होगी थ्योरम। जस्ट स्पेस चेंज होगा, लेकिन थ्योरम ऐसी की वैसी ही आपको वहां पे भी मिलेगी। तो देखो क्या है, हमारे पास दो मेट्रिक स्पेसिस हैं, एक्स और वाई, और एफ इज ए मैपिंग ऑफ एक्स इंटू वाई, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, implied and implied by f inverse g is open in x whenever g is open in y। क्लियर? क्या बोलता है कि अगर f कॉन्टिन्यूस है, ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है, ये दूसरा मेट्रिक स्पेस है, और इन दोनों के बीच में मैपिंग है f। ठीक। तो ये बोलता है कि अगर y में यहाँ पे g है ओपन, तो बोलता है कि यहाँ पे f इनवर्स g ओपन होगा x में। यही लिखा हुआ है, g इज ओपन इन y, देन g इनवर्स ओपन इन x। क्लियर? इसका मतलब यहां पे भी प्रिजर्व वाली बात ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका x में ओपन है, तो आप देखो हमारे पास अगर एफ इनवर्स जी ओपन है इन x, तो इसकी इमेज ले लेते हैं, इसके ऊपर f लगा देते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ जी। तो ये कहाँ चला जाएगा? जी में जाएगा। और एफ 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 और एफ इनवर्स को जब ऑपरेट करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे जी बचेगा, और जी कहाँ पे होगा? वाई। तो यहाँ पे वही बात हुई कि ओपन सेट की, और अगर एक्स में ओपन है तो वो उसकी इमेज वाई में ओपन हो। आपको लग रहा हो कि उल्टा है, पर बात तो एक ही है ना स्टूडेंट, कि अगर हम एफ इनवर्स का इमेज लेंगे तो जी तो बचेगा, या जी का सबसेट होगा, यू कैन से। क्लियर? तो इट मीन्स दैट ये तभी पॉसिबल है अगर एफ कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं वन बाई वन। तो अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी? कि अगर कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, मान लो एक्स नॉट के ऊपर, तो क्या होगा? दो चीजें होती हैं। एक डेफिनेशन तो हमने दूसरी पढ़ रखी है, मीट्रिक वाली, ये वाली है ना, लेस देन एप्सिलॉन और डी टू
एक्स और एक्स नॉट का मेट्रिक लेस देन डेल्टा, और हम इसको यूज नहीं करते, हम ज्यादातर यूज करते हैं दूसरी वाली, क्या कि ये वाली चीज, इसका बन जाएगा ओपन स्फीयर। मतलब यहाँ पे एक ओपन स्फीयर बनेगा जिसका सेंटर एक्स नॉट होगा और रेडियस डेल्टा होगा। इसकी जो इमेज होगी दैट विल बी द कंटेन्ड इन ओपन स्फीयर, ये वाला जो ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एफ ऑफ एक्स नॉट होगा। ठीक, सिंपल सी बात है कि अगर हम एक्स में, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स में अगर ओपन स्फीयर लेंगे हम, एक्स नॉट के ऊपर बनाएंगे तो इसकी इमेज ही होगी ना इधर, तो दैट्स वाई एफ इमेज ऑफ दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस। तो ये हमने जस्ट द सेक ऑफ रिफ्रेश करने के लिए हमने ये कर लिया, कल हमने ये कर डिटेल में पढ़ा था। तो ठीक है, एफ कॉन्टिन्यूस दिया हमें, और हमें प्रूव करना है कि एफ इनवर्स जी जो है ओपन है अगर जी ओपन इन वाई है। ठीक, जी ओपन इन वाई है, हमें एफ इनवर्स जी ओपन करना है एक्स में। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि ये एफ इनवर्स जी फाई आ जाए। अगर फाई आ गया तो फाई तो ओपन सेट ही होता है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। सो देन देयर इज नथिंग टू प्रूव ऑटोमेटिकली। ठीक, बिकॉज फाई इज ओपन। अब मान लेते हैं कि हमें जी इनवर्स एम्प्टी नहीं है, फाई नहीं है, तो क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो एक एलिमेंट ले लिया एक्स। अब एलिमेंट लिया एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा, या यू कैन से दोनों तरफ हमने एफ से ऑपरेट कर दिया। तो सीधा लॉजिक है कि अगर एक्स इस एफ इनवर्स जी के पास है तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो जी में कंटेन होगा। लेकिन जी तो ओपन है, जी इज ओपन इन एक्स। ठीक है, जी इज ओपन इन बाई, सॉरी, ओपन इन बाई। अगर जी ओपन है, अब ओपन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। ओपन सेट का मतलब क्या होता है? ओपन सेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी पॉइंट लें, उसकी जो इमेज है वो उसके अंदर उसके नेबरहुड जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। यही होता है ओपन का मतलब। क्लियर है सभी को? ओपन सेट का क्लियर हो गया सभी को? ओपन सेट का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट अगर ओपन सेट से लेते हैं तो उस पॉइंट की जो नेबरहुड है वो उसके अंदर होनी चाहिए। अब जी ओपन हो गया तो इसका मतलब नेबरहुड हम लेंगे एफ ऑफ एक्स के अराउंड, तो डेफिनेटली क्या लेंगे, एक ओपन स्फीयर ले लेंगे एफ ऑफ एक्स के अंदर। वो डेफिनेटली किसके अंदर होना चाहिए, जी के अंदर ही रहना चाहिए। अगर बाहर चला जाता तो फिर ये जी ओपन होगा नहीं। तो सिंस जी इज ओपन देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर। ये ओपन स्फीयर बोल दो या ये नेबरहुड आ गई इसकी, है ना। ओपन स्फीयर हो गया जिसका सेंटर एफ ऑफ एक्स है, और साथ में ये जो है ओपन स्फीयर ये जी के अंदर होना ही चाहिए, पूरा कंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज जी ओपन नहीं रहेगा। ठीक, ओके, वन इक्वेशन वन यहाँ पे हो गई। चलो अब हम गिवन को यूज करते हैं, गिवन ने भी कुछ काम करना है ना। तो गिवन क्या है, एफ कॉन्टिन्यूअस है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा, अभी डिस्कस किया हमने, वहां के एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, वहां पे ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा एक्स के ऊपर। ठीक, जिसका सेंटर एक्स हो गया और डेल्टा इसका रेडियस हो गया, सच दैट एफ ऑफ दिस दिस ओपन स्फीयर will be subset of open sphere center at f of x और विद एप्सिलॉन विद रेडियस एज ए एप्सिलॉन। ये क्लियर हो गया? अभी हमने डिस्कस किया ये ऊपर, यही डेफिनेशन लगी यहाँ पे।
ये वाला डेफिनेशन लगा, यहाँ पे क्लियर हो गया बात। चलो ये तो हमने, अब इन दोनों को कंबाइन करें अगर हम, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से शुरू करेंगे। एफ ऑफ ओपन स्फीयर एट एक्स इज सबसेट ऑफ ओपन स्फीयर एट सेंटर एट एफ ऑफ एक्स, और यहां से फिर यहां चले जाओ, क्या कि ओपन स्फीयर सेंटर एट एफ ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ जी। इसका अल्टीमेटली क्या हो गया, ये ये वाला जो हो गया वो इसका सबसेट हो जाएगा जी का। क्लियर। तो हम वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2, एफ ऑफ सेंटर एट एक्स इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ जी। तो फाइनली हमारा काम यही करना था, और ये इसके बराबर हो गया, तो डेफिनेटली जो ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स है वो कहाँ होगा, एफ इनवर्स जी के अंदर होगा। ठीक। तो क्या अब लेके चले थे हम, एक्स लेके चले थे एफ इनवर्स जी के पास, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस एक्स के ऊपर एक ओपन स्फीयर है जो इसके अंदर कंटेन्ड है। इससे क्या प्रूव होगा, इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो सेट है वो ओपन है। तो वही लिखा मैंने आगे। सो देयरफॉर वी हैव, ये ओपन स्फीयर है विच इज सेंटर, विच इज एन ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स नॉट, एंड ये जिसको कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि एफ इनवर्स जी जो ओपन है। बताइए भाई, यहां तक किसमें किसी को डाउट है तो बताओ। यस एनीबडी। अभिषेक, क्लियर हो गया ये चीज, यस सर। कोई डाउट नहीं है। चलो, और किसी को डाउट है तो बताइए। चलो ठीक है। तो मैं एक बार इसको अगर समराइज करूं तो देखो, क्वेश्चन की ना प्रूफ की थ्रेड बनती है एक, तो आपको एक धागा पकड़ना होता है, चलना कहाँ से क्वेश्चन ने। तो देखो यहाँ से चल पड़ा कि नॉन एम्प्टी है, तो कुछ ना कुछ तो अंदर होगा, तो एक्स ले लिया। अगर एक्स इसके अंदर है तो एफ ऑफ एक्स जी के अंदर होगा। जी ओपन है, तो ऐसे थ्रेड बनती चलेगी। ओपन की डेफिनेशन लगा दी हमने। ठीक। क्योंकि हमने एफ इनवर्स जी को ओपन प्रूव करना है, लेकिन जी तो ओपन है, तो ओपन का लगा दिया कि ओपन के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा उसका नेबरहुड उसके अंदर ही कंटेन्ड होगा। तो नेबरहुड मतलब ओपन स्फीयर ले लो उस पॉइंट को सेंटर मानकर। तो ये लगा। उसके बाद फिर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी, दोनों को कंबाइन कर लिया। इससे ये प्रूव हो गया कि ओपन स्फीयर एट एक्स जो है वो जी इनवर्स का सबसेट है। तो सबसेट की यही ओपन सेट की यही तो प्रूव करना होता है उस ओपन सेट में। चलो अब कन्वर्स करते हैं इसका। अब हमें गिवन हो गया कि एफ इनवर्स जी जो ओपन है वेन एवर जी इज ओपन इन वाई, क्योंकि हमें प्रूव करना है इसे कॉन्टिन्यूअस। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी के लिए, वी शो दैट एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स इन कैपिटल एक्स। हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट आर्बिट्रेरी पॉइंट, और कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना मतलब एफ ऑफ ये प्रूव करना, एक्स के ऊपर ये ले लिया, इट शुड बी सबसेट ऑफ ओपन स्फीयर विद सेंटर, ये प्रूव करना है हमने। तो देखो कैसे कैसे प्रूव होता है। तो सबसे पहले ये जो एक्स पॉइंट है इसके ऊपर ओपन स्फीयर बना लिया हमने। लेट एफ ऑफ एक्स के ऊपर बना लिया हमने। सो लेट ओपन स्फीयर सेंटर एट एफ ऑफ एक्स, वी एन ओपन स्फीयर सेंटर एट एफ ऑफ एक्स। ठीक। किसी के ऊपर भी ले सकते हैं। हमें पता है स्टूडेंट
ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ये एक्स है और ये वाई है, दोनों के बीच में मैप एफ है। तो यहाँ पे अगर एक्स लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओपन स्फीयर इसके ऊपर प्लॉट कर लिया। ठीक। आफ्टर दैट कैसे लिंक बनेगा देखो। अब वी नो दैट एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। तो इसका मतलब दिस वन ओपन स्फीयर एट एफ ऑफ एक्स इज अ ओपन सेट इन वाई। ऑब्वियस है। सेंटर जो है इसका किसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स एलिमेंट कहाँ होता है, वाई में ही होगा। ओपन सेट इन वाई। अब गिवन लगा देंगे। गिवन क्या बोलता है, गिवन ये बोलता है कि अगर जी आपका ओपन है इन वाई, एफ इनवर्स जी ओपन होगा इन एक्स। तो सेम यहाँ पे हमें बाई पे ओपन क्या मिला, हमें ये वाला सेट जो है वो ओपन सेट मिल गया बाई के अंदर। क्लियर। तो बाई गिवन, ये लिख दिया मैंने, बाई गिवन इट्स इनवर्स इमेज, ये इनवर्स, इसके ऊपर इनवर्स लगा दिया, इनवर्स एफ ऑफ, एफ इनवर्स ऑफ ओपन स्फीयर सेंटर एट एफ ऑफ एक्स इज एन ओपन सेट इन, ओपन सेट विच कंटेन एक्स इन कैपिटल एक्स। ये ओपन होगा कैपिटल एक्स के अंदर। ठीक। सो वाई दिस देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ये ओपन स्फीयर अब एक्स कंटेन कर रहा है तो एक्स के ऊपर बनेगा ओपन स्फीयर एट एक्स विच इज कंटेन्ड इन दिस इनवर्स इमेज। ये जो इनवर्स इमेज बनी है जो ओपन इन एक्स है, पक्का होगा ना। अब देखो वही ओपन की डेफिनेशन लग रही है इधर देखो, ये ओपन है, ओपन सेट है। ठीक है। और एक्स इसको बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है बिलोंग, क्योंकि ऑब्वियस है, एफ एफ कट जाएंगे तो यहाँ पे तो एक्स ही बचा अंदर। इनवर्स इनवेज है तो डेफिनेटली ये जो भी बनेगा वो एक्स आएगा। दैट्स वाई एक्स इसके अंदर है। अब ये ओपन है तो क्या करेगा, एक्स का ऊपर जो इमेज बनेगी, नेबरहुड बनेगी, एक्स के ऊपर जो नेबरहुड बनेगी वो इसके अंदर पूरी पूरी कंटेंड होनी चाहिए। अगर कंटेंट नहीं होगी तो फिर ये ओपन सेट नहीं रहेगा। एम आई राइट, यस और नो। यस सर। तो वही हमने लिखा यहाँ पे। थोड़े यसर कर देते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाती है, पढ़ाने का मजा आता है ना। ऐसा लगता है मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। ओके। सो बाई this there exists an open sphere, open sphere मतलब there exists a neighborhood you can say which is contained in this inverse image, होना चाहिए because of, यहाँ पे लिख सकते हैं by definition of ओपन सेट, ओपन सेट की वजह से हुआ ये। अब ये इसको कंटेन कर गया तो आप दो बोल दो भी दोनों तरफ एफ से ऑपरेट कर दो, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स इज सबसेट ऑफ ओपन स्फीयर सेंटर एट एफ ऑफ एक्स। यही तो प्रूव करना था हमने। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बट एक्स इज आर्बिट्रेरी। तो इसका मतलब एक्स के अंदर जितने भी एक्स हैं सब के लिए ट्रू हो गया, इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूस इन एन एक्स। पूछो किसी को कुछ पूछना है इसमें तो क्लियर है। तो कैसे कनेक्शन कैसे बनाया हमने, इस गिवन को यूज किया स्टूडेंट है ना। यहां से शुरू करा हमने, यहां से इसको ओपन सेट लेके स्पेयर लेके चले तो ओपन सेट बन गया। फिर हमें ओपन सेट बाई में मिल गया तो गिवन यूज कर लिया कि अगर बाई के पास कोई ओपन सेट है तो उस सेट का ओपन इनवर्स, उस सेट का ओपन इनवर्स, इनवर्स ऑफ दैट ओपन सेट विल बी ओपन इन एक्स। ठीक, यही हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है। तो किसमें कोई भी डाउट होगा तो आपने फिर अब पूछ लेना है। चलो उसके बाद ये थ्योरम स्टूडेंट्स आपने अच्छे से करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपको पेपर में आएगी आएगी। और इसका आए ना भी, आगे जो यूज करेंगे उसमें भी बहुत बार यूज होना है इसने।
थ्योरम नहीं आई तो इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जरूर होना है। ठीक है। ओके, अब कंटिन्यूटी तो हो गया खत्म, तो ये देखो आगे की चीज और इसने लिखी है। द फैक्ट जस्ट एस्टेब्लिश्ड दैट द continuous मैपिंग आर precisely those which pull open sets back to open sets will be of great importance for our all our work from chapter 3। चैप्टर 3 जो टोपोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला इसने कि जो ओपन हमारी जो कॉन्टिन्यूस मैपिंग है, एफ जो है, तो बोलता है ओपन सेट्स बैक टू ओपन, मतलब अगर यहाँ ओपन है तो यहाँ भी ओपन मिलेगा। ऐसे आपस उसमें कनेक्शन है ओपन का, इधर ओपन है तो इधर ओपन, मतलब देयर विल ओपन टू ओपन। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई क्लोज सेट है, यहाँ पे क्लोज सेट है, तो वो यहाँ पे जो उसकी प्री इमेज होगी वो क्लोज होगी कि नहीं होगी उसकी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ओपन का कन्फर्म्ड है कि इधर ओपन है तो उसकी प्री इमेज ओपन होगी। ठीक। और अगर यहाँ पे ओपन है, डोमेन में ओपन है, तो उसकी इमेज भाई में ओपन होगी। तो दो चीजें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ ली कॉन्टिन्यूस के लिए। एक क्या, कि अगर यहाँ पे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पे अगर ओपन सेट है तो उसकी इमेज भी ओपन होगी, ये यहाँ ओपन है तो उसकी प्री इमेज भी ओपन होगी। ठीक है। तो ये दो चीजें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी कंटिन्यूटी के लिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, कोई बताएगा अगर? क्या फर्क होता है कॉन्टिन्यूअस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में? चलो मैं ही बताता हूँ, आप तो सुनने वाले हैं। क्यों? हमारे पास जो फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अपना माइक ऑफ रखो भाई, किसका माइक चल रहा है? कोई फंक्शन अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है स्टूडेंट, फंक्शन अगर हमारा एफ जो है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो डेफिनेटली, अभिषेक अपना माइक ऑफ करो। हेलो अभिषेक। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ लिया जो मीट्रिक होगा, एफ ऑफ एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो व्हाट वी डू, हमने एप्सिलॉन ले लेना यहाँ पे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट metric of f of x comma f of a less than epsilon for metric of x, d2 ले ली हमने, x और a का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा होगा। ठीक। ये फंक्शन आपका मैपिंग मैप कर रहा है, तो d इसकी मैपिंग हमने ले ली d2 और इसकी मैपिंग ले ली d1। ठीक। अब स्टूडेंट ये कॉन्टिन्यूस है, ये ऑल सेट है। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, फंक्शन की कंटिन्यूटी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बी। तो ऑब्वियस है, एप्सिलॉन हम वही एप्सिलॉन सेम ले लेते हैं, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, कुछ वैल्यू आएगी डेल्टा की।
और बाकी सेम लिखा जाएगा। d1 f(x) f(b) less than epsilon for d2 लेस देन डेल्टा। डेल्टा होगा या कुछ नंबर होगा। ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको डेल्टा 1 मान लेता हूँ इस वाले केस में, और इस केस में डेल्टा 2 मान लेता हूँ। चेंज होगा कि नहीं होगा? अब स्टूडेंट ये देखो आप, मैंने एप्सिलॉन सेम रखा, लेकिन डेल्टा अपनी वैल्यू चेंज करेगा। चांसेस हैं कि वो चेंज करेगा ही करेगा। क्यों? कि डेल्टा भी सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, बताओ। फिर हम तीसरा पॉइंट लेंगे, सी पे चेक करेंगे, उस पे भी इस तरह से। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डेल्टा बन जाएगी। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ऐसे हमारे वी नीड ए वी गेट ए लिस्ट। हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक कर रहे हैं? एक्स के अंदर। अब एक्स के अंदर तो बड़े पॉइंट है, सभी पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। ठीक, हमने तो ए पे चेक किया, फिर बी पे चेक किया, फिर सी पे चेक किया, लाइक दिस। अब स्टूडेंट, अगर अगर इस सी के एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के लिए एक ही डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए, ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की जगह हमें सिंपल एक डेल्टा मिल जाए, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। गॉट माय पॉइंट? अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू ए थी तो डेल्टा 1 आया, एक्स की वैल्यू बी आई तो डेल्टा 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात है कि डेल्टा और एप्सिलॉन तो आपस में डिपेंड करते ही हैं। गॉट माय पॉइंट? जो डेल्टा होता है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर, ये तो हमें कंफर्म ही है। पर कभी हमने ऐसे चीज नोटिस नहीं करी। पर ये इनफैक्ट ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। फंक्शन डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, व्हाट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ दैट पॉइंट जिसके ऊपर हम कंटिन्यूस चेक कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसे ही आपने चेंज करा, ए को चेंज करा, डेल्टा ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली। पहले डेल्टा 1 था, फिर डेल्टा 2 हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, और पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी पॉइंट होगा, ए बी सी जो भी होगा। ये क्लियर हो गया सबको? अगर मैं बोल दूं Yes, कि sir. ये जो डेल्टा है ना स्टूडेंट, ये डेल्टा पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली एप्सिलॉन पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है ना वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है उस सेट के अंदर, या उस मेट्रिक स्पेस के ऊपर, या उस इंटरवल के ऊपर। रियल एनालिसिस में रियल इंटरवल की बात करते हैं। क्लियर? वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा पूरे में। लेकिन हर बार हमें डेल्टा अलग अलग लेना पड़ रहा है, तो फिर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर? तो अब हम अगर एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने बी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट ए के ऊपर चेक कर रहा है यहाँ पे, और हमें डेल्टा मिल गया, तो एक पॉइंट पे चेक किया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एफ इज ए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए? कैन बी टॉक अबाउट लाइक दिस, कि एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए? स्टूडेंट, दिस इज टोटली मीनिंगलेस।
क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि एक पॉइंट पे कभी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब स्टूडेंट हम एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकाल ली तो हमें डेल्टा एप्सिलॉन लिया और डेल्टा मिल गया। जब तक दूसरे पॉइंट पे हम डेल्टा चेक नहीं करेंगे, जब दूसरे पॉइंट पे हमने एप्सिलॉन लेके जब डेल्टा फाइंड आउट करा, तभी पता चलेगा कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अगर डेल्टा ने वैल्यू चेंज नहीं करी अपनी, पुराने डेल्टा से काम चल जा रहा है, तो आप बोलेंगे वाकई ये तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। और अगर डेल्टा ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली, तो आप बोलेंगे ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इट मीन दैट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, वी टॉकिंग अबाउट ऑन सेट, नॉट ए सिंगल पॉइंट। कंटिन्यूटी सिंगल पॉइंट पे होती है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे सेट के ऊपर होती है या पूरे इंटरवल के ऊपर होती है। तो ये थोड़ा डिस्कशन पढ़ते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, लेट एक्स एंड वाई बी ए मेट्रिक स्पेसिस विद मेट्रिक D1 एंड D2। तो क्लियर हो गया? ये आपका एक मेट्रिक स्पेस ये ले लिया, और एक मेट्रिक स्पेस वाई ले लिया, और इसका D2 है। We assume that f is a continuous, that is for each point x naught in x the following is true। ये तो डेफिनेशन ही आ गई। for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 can be found, ये मैंने डिस्कस कर दिया आपको। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये तो कंटिन्यूटी की बात होगी। The reader is no doubt familiar with the idea that if x naught is a held fix, then epsilon is made smaller, and in general delta has to be made correspondingly smaller। ठीक है, फिक्स हमने x इज इक्वल टू एक्स नॉट के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा को चेंज, एप्सिलॉन को चेंज करेंगे तो डेल्टा चेंज हो जाएगा। छोटा कर दे छोटा हो जाएगा, बड़ा करेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक, सिंपल ये बात बोली। इफ एक्स नॉट इज ए फिक्स हेल्ड फिक्स एंड एप्सिलॉन इज मेड स्मॉलर, देन इन जनरल डेल्टा हैज टू बी made correspondingly smaller, मतलब is depending upon epsilon। Okay, in the case of function f of x defined by f of x is equal to 2x, delta can always be chosen as any positive integer epsilon by 2, and no larger delta will do। इन जनरल therefore delta depend upon epsilon। तो ये डिस्कशन में आ गया है कि डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। Let us return to our examination of the definition। It is says that epsilon, a and delta can be found which works in above sense at a particular point x naught under the consideration। तो आपको मैंने बता दिया कि पॉइंट एप्सिलॉन और आपस में, फॉर गिवन एप्सिलॉन ए डेल्टा कैन बी फाउंड, एक एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिलेगा। तो यू कैन से कि एप्सिलॉन डिपेंड अपॉन डेल्टा या डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन इज द सेम थिंग। ओके, if what if we held fix एप्सिलॉन फिक्स कर दिया एंड मूव टू अनदर पॉइंट एक्स नॉट, अब दूसरे पॉइंट पे चले गए हम, पॉइंट चेंज कर दिया हमने, देन इट मे हैपन्स दैट दिस डेल्टा नो लॉन्गर वर्क। इसका मतलब डेल्टा ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली, जो पुराना वाला डेल्टा वो वर्क नहीं कर रहा है। दैट इज इट मे नेसेसरी टू टेक ए स्मॉलर डेल्टा टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेफिनेशन। या तो डेल्टा को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा x2 के लिए। ठीक, जब x2 की मैंने वैल्यू चेंज करी है उस वैल्यू के लिए। we see in this way that delta may well depend in general not only epsilon but also on x naught। क्लियर होगी बात? यही मैंने डिस्कशन में आपको बोला कि ये जो डेल्टा है वो तीनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं, डेल्टा, एप्सिलॉन और पॉइंट जो एक्स नॉट है, दे आर डिपेंडिंग टू ईच अदर। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि
डेल्टा में डिपेंड अपॉन नॉट ओनली एप्सिलॉन बट आल्सो एक्स नॉट। अब देखो बात में मेन बात बोलेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज द एसेंशियल कंटिन्यूटी प्लस एडेड कंडीशन दैट for each epsilon we can find a delta which works uniformly over the entire space x। वो डेल्टा ऐसा ढूंढेंगे हम जो पूरे स्पेस में वर्क कर जाए, बार बार चेंज नहीं करना पड़ जाए। बस कंटिन्यूटी में बाकी डेफिनेशन सेम है, जस्ट ये ऐड करा हमने कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाए that works uniformly over the entire space x, in this sense that it does not depend upon x naught। इसका मतलब डेल्टा x नॉट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो नॉन यूनिफॉर्म, नहीं करेगा तो यूनिफॉर्म। द फॉर्मल डेफिनेशन एज फॉलो, इफ x and y are the metric spaces with the metric d1 and d2, then a mapping f of x into y is said to uniformly continuous if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that metric dx comma x dash less than epsilon d2 f of x comma f of x naught less than epsilon। तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो आज के लिए इतना काफी है, इसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है, फिर भी कोई आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी।